हेलो बेटा। कल हम लोग बात कर रहे थे स्ट्रेस टू रिएक्शन टू स्ट्रेस की। रिएक्शन टू स्ट्रेस में मैंने कल आप लोगों को बताया था साइकोलॉजिकल रिएक्शन। उसका नेक्स्ट पार्ट है आप लोगों का फिजियोलॉजिकल रिएक्शन। आज हम लोग फिजियोलॉजिकल रिएक्शन के बारे में बात करेंगे। फिजियोलॉजिकल रिएक्शन यानी दैहिक प्रतिक्रियाएं। जब हमारे अंदर स्ट्रेस स्टार्ट होता है या किसी स्ट्रेसर से एक व्यक्ति का सामना होता है, तो उस समय क्या फिजियोलॉजिकल रिएक्शन होते हैं हमारी बॉडी में, आज हम लोग उसी पर चर्चा करेंगे। जब भी व्यक्ति के सामने आपकी तनाव उत्पन्न करने वाली परिस्थिति या उद्दीपक आ जाता है, तो उस परिस्थिति या उद्दीपक के प्रति व्यक्ति में कुछ फिजियोलॉजिकल रिएक्शन होते हैं। सिर्फ साइकोलॉजिकल रिएक्शन ही नहीं होते, बल्कि फिजियोलॉजिकल जो रिएक्शन होते हैं वो भी होते हैं। अक्सर आप लोग देखे भी होंगे कि जब भी व्यक्ति तनावपूर्ण परिस्थिति से घिर जाता है, तो उसके पेट में एक तरह से दर्द की अनुभूति होती है। हार्ट बीट जो होती है वो काफ़ी कहते हैं नॉर्मलिटी की कंडीशन में चलने लगती है, अप डाउन करने लगता है। जो श्वसन गति है उसमें भी परिवर्तन आ जाता है। ये जो भी आपके चेंजेस हो रहे हैं बॉडी में, ये सब फिजियोलॉजिकल रिएक्शन के अंतर्गत आते हैं। फिजियोलॉजिकल रिएक्शन है, अगर हम उसकी स्टडी करना शुरू करते हैं तो उसको दो पार्ट में डिवाइड करके उसकी स्टडी की जा सकती है। पहला आप लोगों का इमरजेंसी रिस्पॉन्स और दूसरा है GAS। बात करते हैं हम लोग इमरजेंसी रिस्पॉन्स की। तनाव, स्ट्रेस, ऐसा नहीं है कि आप लोग इससे वाकिफ़ नहीं हैं। ऐसा भी नहीं होगा कि आप लोगों को कभी स्ट्रेस की फीलिंग ही न आई हो या आपकी फैमिली मेम्बर्स में कभी ऐसी कंडीशन न आई हो। जब भी व्यक्ति में तनाव उत्पन्न होता है या व्यक्ति तनावपूर्ण परिस्थिति से घिर जाता है या व्यक्ति के सामने तनावपूर्ण उद्दीपक आ जाता है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, मैं इसको बार बार बोल रही हूँ। तनावपूर्ण परिस्थिति और तनावपूर्ण उद्दीपक, इन दोनों को हिंदी में आसेधक और इंग्लिश में स्ट्रेसर्स कहा जाता है। ये मैं कई बार रिपीट कर चुकी हूँ, मेमोरी में अपने फीड कर लीजिए तो ज़्यादा बेटर होगा आप लोगों के लिए। तो यहाँ बात कर रहे थे हम लोग इमरजेंसी रिस्पॉन्स की। तनाव उत्पन्न करने वाले जब भी आपके उद्दीपक व्यक्ति के सामने उपस्थित होते हैं, तो व्यक्ति उस उद्दीपक के प्रति अपने अंदर कुछ कहें तो इम्यूनी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करता है, उससे लड़ने की कोशिश करता है आंतरिक रूप से। तो व्यक्ति के शरीर में कुछ ऐसी कहें तो अनुक्रियाएं होती हैं, ऐसे रिस्पॉन्स होते हैं जो रिस्पॉन्स ऑन स्पॉट हो रहे हैं। यानी स्ट्रेसस व्यक्ति के सामने उत्पन्न हुआ, परिस्थिति या उद्दीपक तनावपूर्ण व्यक्ति के सामने आई और आते ही व्यक्ति के अंदर उसके शरीर में कुछ रिस्पॉन्स होने लगते हैं जो उस समय ऑन स्पॉट उसमें रिस्पॉन्स उत्पन्न हो रहे हैं, उसे ही कहा गया है इमरजेंसी रिस्पॉन्स। इमरजेंसी रिस्पॉन्स जब भी व्यक्ति में उत्पन्न होते हैं, तो ये इस रिस्पॉन्स के माध्यम से शरीर में एक तरह से कहें तो जो लीवर है वो हमारे ब्लड में कहें तो एक्स्ट्रा जो शुगर होता है उसको रिलीज़ करना शुरू कर देता है। आपको ये पता होगा कि जब भी हम लोग इमोशंस की कंडीशन में होते हैं, चाहे हम बात करें किसी भी इमोशंस की, चाहे हम प्रेम की बात करें, चाहे क्रोध की बात करें, चाहे जेलसी की बात करें, चाहे ईर्ष्या की बात करें, किसी भी इमोशंस में हम लोग होते हैं या डर की बात करें, तो उस इमोशन में हमारी बॉडी में एक्स्ट्रा एनर्जी फीलिंग आती है। जब भी हम इमोशन में होते हैं तो बॉडी में जो लीवर है हमारा अतिरिक्त ग्लूकोज को ब्लड में इंक्रीज़ कर देता है। तो ये जो रिलीज़ होता है हमारे ब्लड में ग्लूकोज, उससे बॉडी को कहें तो एक एक्स्ट्रा एनर्जी मिलती है। नोटिस किया होगा आप लोगों ने कि सामान्य स्थिति में हम लोग उतनी तेज़ी से दौड़ नहीं पाते हैं, लेकिन अगर कोई काटने वाला कुत्ता गली में दौड़ा ले तो अच्छी खासी आप लोग दौड़ लेते हो। डर जब होता है तो उस समय हमारी बॉडी में एक्स्ट्रा एनर्जी फील होती है। हमें क्रोध जब आता है, एक्स्ट्रा एनर्जी फील होती है। सामान्य अवस्था में जिस उस वस्तु को हम उठा नहीं पा रहे हैं, क्रोध की स्थिति में हम उठा ले रहे हैं, तो आखिर एक्स्ट्रा एनर्जी आ कहाँ से रही है? कभी सोचा आपने? ये एनर्जी आपको मिलती है आपके ब्लड में ग्लूकोज से। क्योंकि जिस समय हम लोग इमोशंस में होते हैं, उस समय हमारी बॉडी में जो लीवर है आपका, एक्स्ट्रा ग्लूकोज कहने का अर्थ है चीनी, शक्कर, वो आपकी जो ब्लड है उसमें रिलीज़ कर देता है।
उससे हमें एक्स्ट्रा जो एनर्जी मिलती है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम आपका एक्टिव हो जाता है और वैसी कंडीशन में हमको अतिरिक्त ऊर्जा महसूस होती है और हम उस कार्य को करने के लिए शारीरिक रूप से तत्पर हो जाते हैं। तो यही जो हमको एनर्जी मिल रही है वो हमको लीवर से जो रिलीज़ हुआ है ब्लड में ग्लूकोज, उसी से मिल रही है। ठीक है। तो यहाँ जब हमारे सामने स्ट्रेसेस आ जाते हैं, तनावपूर्ण परिस्थितियाँ आ जाती हैं, तनावपूर्ण दीपक आ जाते हैं, तो उस समय भी हम इमोशंस की ही कंडीशन में चले जाते हैं और उस परिस्थिति से, उस उद्दीपक से अपना बचाव करने के लिए, उस समस्यात्मक परिस्थिति का समाधान निकालने के लिए एक तरह से हम तत्पर हो उठते हैं। जब भी हमारे शारीरिक तत्परता आती है तो इमरजेंसी रिस्पांस के अंतर्गत हमारे लीवर से जो ग्लूकोज है वो रिलीज़ होता है ब्लड में और हम एक्स्ट्रा एनर्जी की जो होती है फीलिंग हमारे अंदर आने लगती है। ठीक है। तो यहाँ जब हमारे लीवर से एक्स्ट्रा ग्लूकोज ब्लड में मिलने लगता है तो शरीर की जो मांसपेशियाँ हैं वो अधिक से अधिक ऊर्जावान हो जाती हैं। अब शरीर में कुछ ऐसे हार्मोन्स भी आपके रिलीज़ होने शुरू हो जाते हैं जो मांसपेशियों को अधिक से अधिक, आपको कहें तो प्रोटीन है, जो आपकी फैट्स हैं, उससे भी एनर्जी जो है वो रिलीज़ करने लगते हैं। ये जो आपको एनर्जी मिल रही है आप उसका कहाँ यूज़ करेंगे? जाहिर सी बात है कुछ समय आपको ऑन स्पॉट मेंटल पावर की ज़रूरत होगी, साथ ही इम्यून सिस्टम आपको स्ट्रॉन्ग करना है ताकि आप उस समस्यात्मक परिस्थिति से लड़ सकें, आप उस स्ट्रेसर्स का सामना कर सकें। उसके लिए ये जो लीवर है और जो आपकी बॉडी है आपको प्रिपेयर कर रही है, प्रिपरेशन में ये सारी चीज़ें आपको मिल रही हैं। ठीक है। तो यहाँ बात हमने की जो शारीरिक कार्य के लिए जो ऊर्जा मिल रही है व्यक्ति को, यानी कहने का अर्थ है कि उस स्ट्रेसर से सामना करने के लिए जो हमको ऊर्जा मिल रही है व्यक्ति को मिलने लगती है। इसके साथ ही जो पर्सन होता है उसकी हार्ट बीट, उसका बीपी यानी ब्लड प्रेशर, उसकी सांस की गति, ये सब बढ़ जाती है। तो यहाँ जब पर्सन की बीपी बढ़ रही है, श्वसन गति उसकी बढ़ रही है, उसकी हार्ट बीट बढ़ रही है, जो मांसपेशियाँ उसमें तनाव काफ़ी बढ़ रहा है, एक तरह से कहें तो जो लार होता है वो सूखने लगता है मुंह का, या उसकी कमी आ जाती है, फेफड़े जो है अधिक से अधिक आपकी जो हवा है उसको लेने लगते हैं, यानी कहने का अर्थ है कि पर्सन सांस ज़्यादा खींच रहा है। तो इन सारे कार्यों के लिए एक्स्ट्रा एनर्जी की आवश्यकता होती है। ये सारी एक्स्ट्रा एनर्जी आपको उसी से मिल रही है जिससे कि आपके ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ा हुआ है। ठीक है। तो यहाँ ये जो आपको एक्स्ट्रा कहें तो सांस लेना पड़ रहा है, हार्ट बीट बढ़ रही है और कहें तो आपकी फेफड़ों में ज़्यादा से ज़्यादा जो हवा है उसका प्रवेश हो रहा है, यानी कहने का अर्थ है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप श्वसन गति आपकी बढ़ी हुई है, फेफड़े में ज़्यादा हवा जा रही है। तो ये जो हवा है वो उसी के माध्यम से आपको एक्स्ट्रा ऑक्सीजन मिल रहा है जिससे कि आपको ब्लड प्यूरीफायर हो रहा है। तो उससे ऑक्सीजन की जो मात्रा है वो भी आपके शरीर में बढ़ जाती है। इसीलिए जब तनावपूर्ण परिस्थिति व्यक्ति के सामने आती है तो मैक्सिमम आपने नोटिस किया होगा कि मुंह सूख गया है एकदम, यानी लार ग्रंथियाँ लगभग निष्क्रिय होने लगती हैं, सूख जाती हैं। तो आप मुंह से भी सांस लेना शुरू कर देते हैं, नाक से भी सांस लेना शुरू कर देते हैं। तो जहाँ एक्स्ट्रा हवा आप ले रहे हो, आप एक्स्ट्रा ऑक्सीजन ले रहे हो, तो वैसे कंडीशन में जो हवा है उसके कारण और लार ग्रंथियाँ जो कि निष्क्रिय हो जाती हैं उसके कारण जो व्यक्ति होता है उसका मुंह सूख जाता है। ये स्ट्रेसेस के कारण हो रहा है। ठीक है। तो ऐसी जो पर्सन को अनुभूति हो रही है कि सांसें बहुत तेज़ चल रही हैं, हार्ट बीट तेज़ी से चल रही है, बीपी बढ़ी हुई है, मुंह सूख रहा है, ये सिचुएशन आपने महसूस किया होगा। कभी कभी स्ट्रेस नहीं भी होता है या हम डर की कंडीशन में होते हैं तब भी ये चीज़ें सामने आने लगती हैं। तो ये जो आपके अंदर हो रहा है ये इमरजेंसी रिस्पॉन्स है आपका स्ट्रेसेस के प्रति, क्योंकि ये जो भी हो रहा है वो आपकी बॉडी इसको फेस कर रही है। ठीक है। एंडोर्फिन्स जो एक तरह का आपका कहें तो दर्दनाशक पदार्थ होता है वो व्यक्ति की बॉडी में ही रिलीज़ होता है। एंडोर्फिन्स, ऐसी बात नहीं है इसका नाम आपने नहीं सुना है, अगर नहीं सुना है तो सुन लीजिएगा। तो एंडोर्फिन्स जो है वो एक तरह का स्वाभाविक दर्दनाशक है जो व्यक्ति की बॉडी में ही होता है, इसकी मात्रा में वृद्धि हो जाती है। साथ ही जो शरीर की सतह होती है उसके क्षेत्र में पाए जाने वाली जो आपकी ब्लड सेल होती हैं, जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो थोड़ी संकुचित हो जाती हैं।
तो ब्लड्स जो वेसल्स हैं वो अगर संकुचित हो जाती हैं तो उसके परिणामस्वरूप जो तनावपूर्ण परिस्थिति होती है उससे निपटने के लिए शरीर में कुछ अगर बाय द वे कट जाता है, फट जाता है, तो उस कंडीशन में जो ब्लड होता है वो कम मात्रा में रिलीज़ होता है। यहाँ बस सिकुड़ने का कारण यही होता है, क्योंकि एंडोर्फिन्स जो है, जब भी व्यक्ति के शरीर में एंडोर्फिन्स रिलीज होगा तो उस कंडीशन में हमें दर्द की अनुभूति नहीं होती। यानी बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल सिचुएशन व्यक्ति के सामने है और उस सिचुएशन में अगर पर्सन कुछ कर रहा है, कोई सपोज दैट कि अगर फिज़िकल वर्क कर दिया, तो फिज़िकल वर्क या फिज़िकल जो रिएक्शन उसने किया है उसमें सपोज दैट अगर उसे कहीं चोट लग जाती है तो उसे उस चोट का दर्द नहीं अनुभव होता। यानी उसको ये फीलिंग ही नहीं आएगी कि दर्द हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये दर्द न होने का कारण है एंडोर्फिन्स, क्योंकि इसकी बॉडी में एक तरह से रिलीज हो चुका है स्ट्रेस रिस्पॉन्स के लिए। तो आपकी बॉडी में जो ये एंडोर्फिन्स रिलीज हो रहे हैं, इस एंडोर्फिन्स की वजह से पर्सन को दर्द की अनुभूति नहीं होती और जो उसकी सतह पर आपकी रक्त नलिकाएं होती हैं वो सिकुड़ जाती हैं। रक्त नलिकाओं के सिकुड़ने के कारण आपकी जो ब्लड वेसल्स हैं वो भी काफ़ी दबी दबी से वजन हो जाती हैं, वो भी सिकुड़ जाती हैं, जिससे सपोज दैट अगर पर्सन को कहीं चोट लग जाती है या कुछ अदर कोई रिएक्शन हो रहा है, कट जा रहा है, फट जा रहा है, तो उस कंडीशन में जो बॉडी से ब्लड है वो कम मात्रा में बाहर निकल पाता है। यानी ब्लड को बाहर जाने से रोकने के लिए जो ब्लड वेसल्स हैं वो सिकुड़ जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ जो भी व्यक्ति के शरीर में ये इमरजेंसी रिस्पांस होते हैं, इसके अंतर्गत आपके जो स्प्लीन हैं और जो आपके रेड ब्लड सेल हैं उसकी भी मात्रा भी बॉडी में बढ़ जाती है। यानी कहने का अर्थ है कि बॉडी से ब्लड बाहर कम से कम मात्रा में निकले, साथ ही शरीर में जो आपकी स्प्लीन होती है वो अधिक मात्रा में, यानी मैक्सिमम जो रेड ब्लड सेल है उसको रिलीज़ करना शुरू कर देता है, ताकि अधिक से अधिक ऑक्सीजन शरीर को जो शरीर की अंग हैं उनको मिल सके। साथ ही आपकी जो बोन मैरो होती है उससे आपके वाइट ब्लड सेल जो होते हैं उसका कहें तो उससे, यानी आपकी जो वाइट ब्लड सेल हैं जो बोन मैरो से आपके रिलीज़ हो रहे हैं वो भी ज़्यादा मात्रा में उत्सर्जित होने लगते हैं, ताकि शरीर जो है किसी भी प्रकार के जो संभावित आपके इन्फेक्शन है उससे निपट सके। तो इस सिचुएशन में जो पर्सन होता है वो अपनी बॉडी को काफ़ी प्रिपेयर कर लेता है स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट से निपटने के लिए, अपने आप को कहीं एक तरह से काफ़ी मजबूत बना लेता है। ये सभी तरह के जो आपके रिस्पॉन्स हैं, इन सभी का उद्देश्य, जो इमरजेंसी आपके रिस्पॉन्स हैं, इन सभी का उद्देश्य सिर्फ यही होता है कि तनावपूर्ण जो परिस्थिति है या तनावपूर्ण जो उत्पन्न होने वाली परिस्थिति है, शरीर जो है उसके साथ ठीक ढंग से समायोजन कर सके या उपयुक्त समायोजन हो सके। यानी बॉडी में जो भी आपकी में एक्स्ट्रा ग्लूकोज रिलीज हो रहे हैं, आप अधिक से अधिक सांस ले रहे हैं, आपकी आप अधिक से अधिक सांस ले रहे हैं, आपकी हार्ट बीट बढ़ी हुई है, आपका कहें तो जो बीपी है वो बढ़ी हुई है, जो म्यूकस है या आपकी जो लाल ग्रंथियाँ वो निष्क्रिय हो रही हैं, फेफड़े जो हैं अधिक से अधिक वायु का उत्सर्जन कर रहे हैं और वायु का ग्रहण कर रहे हैं, साथ ही आपके एंडोर्फिन्स जो आपकी बॉडी में रिलीज़ हो रहा है, जो आपके शरीर की जो रक्त नलिकाएं हैं वो संकुचित हो रही हैं, ये जो भी हो रहा है सब आपके जो बॉडी में ये इमरजेंसी रिस्पांस के अंतर्गत आता है, जिससे कि आपकी बॉडी जो है स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट से या स्ट्रेसफुल जो स्टिमुलस है, स्ट्रेसर्स है, उससे वो अपने आप को प्रिपेयर कर सके। तो इससे प्रिपरेशन में ये जो चीज़ें होती हैं उनके माध्यम से व्यक्ति अपने शरीर को एक तरह से बचाता है और तनावपूर्ण परिस्थिति से लड़ने के लिए एक तरह से खुद को तैयार करता है। इस तैयारी में आपके जो रेड ब्लड सेल हैं वो भी आपके स्प्लीन से जो है रिलीज़ होने लगते हैं, बोन मैरो से आपके वाइट ब्लड सेल भी रिलीज़ हो जाते हैं, ताकि जो शरीर है उसमें जो इन्फेक्शन है उससे बचा जा सके, यानी बाहर से किसी प्रकार का कोई इन्फेक्शन उसको ना होने पाए। इसलिए वाइट ब्लड सेल जो है वो भी काफ़ी एक्टिव हो जाते हैं, ताकि बॉडी में ऐसी कोई चीज़ें बाहर से प्रवेश न करें, ताकि उनका संक्रमण हो पाए। ये जो सभी आपकी अनुक्रियाएं हैं इनका सिर्फ एक ही उद्देश्य होता है कि तनावपूर्ण जो परिस्थिति है उसके साथ व्यक्ति समायोजन कर सके। ये सभी आपकी कहें तो दैहिक अनुक्रियाएं हैं जो
ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम और साथ ही एंडोक्राइन्स जो ग्लैंड है, इनके द्वारा आपके एड्रिनल जो ग्लैंड्स हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड है, उनकी मदद से ये नियमित रूप से नियंत्रित होती रहती हैं। कहने का अर्थ है कि ये जो भी आपकी जो फिज़िकल रिएक्शन होते हैं, वो फिज़िकल रिएक्शन आपके ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइन ग्लैंड्स और पिट्यूटरी ग्लैंड्स, एड्रिनल ग्लैंड्स, इन सब के माध्यम से चलती हैं। जो भी आपके रिएक्शन फिज़िकल हो रहे हैं, तो इमरजेंसी रिस्पॉन्स के लिए आपकी बॉडी में चूँकि कई हार्मोन्स भी रिलीज़ हो रहे हैं, तो यहाँ हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि आपकी बॉडी का कोई जो नर्वस सिस्टम है वो भी एक्टिव रहा होगा, तभी हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं। तो यहाँ एड्रिनल जो ग्लैंड्स है, उससे ADCTS जो है उसका इंक्रीज होना, पिट्यूटरी ग्लैंड एक्टिव होगी तभी आपकी जो एड्रिनल ग्लैंड को एक्टिव करेगी। तो ये जो परिस्थितियाँ होती हैं, जो स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट होता है, उससे के साथ शरीर को एक तरह से समायोजित करने के लिए जो आपकी बॉडी में नियमन हो रहा है, जो नियंत्रित कर रही हैं, वो आपके ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन जो ग्लैंड्स होती हैं उन्हीं के माध्यम से होता है। अधिकतर ऐसी जो परिस्थिति होती है उसमें आपकी ऑटोनोमिक जो नर्वस सिस्टम है उसका जो फंक्शन है वो वास्तव में हाइपोथैलेमस के नियंत्रण में रहता है। यानी कहने का अर्थ है कि जब भी आपका ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम जो है वो फंक्शन करेगा, वो कार्य करेगा, तो वो हाइपोथैलेमस के माध्यम से ही कार्य करता है। इस तरह की जो आपकी जो दैहिक अनुक्रियाएं होती हैं या जो फिजिकल रिएक्शन है, इसके जो पैटर्न को एक तरह से जटिल होने के साथ साथ कहें तो काफ़ी कठिन भी बना देता है। अगर पर्सन जैसे कि जन्मजात हैं तो उस कंडीशन में भी ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि अगर हम बात करें कैनन की, तो उन्होंने इसी इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कहा है कि भिड़ो या भागो, फाइट और फ्लाइट इन रिस्पॉन्स। तो यहाँ कैनन ने जो ये कहा है, तो ये कहने का अर्थ है कि इतने जटिल जो रिस्पॉन्स हमारे शरीर में हो रहे हैं, इसी के लिए इन्होंने ऐसी बात कही है कैनन ने कि ऐसी जो अनुक्रियाएँ होती हैं व्यक्ति जो होता है उसको परिस्थिति से भिड़ जाने या भाग जाने के लिए एक तरह से तैयार करती हैं। अगर व्यक्ति भिड़ जाए तो उस समय वो अगर कहें तो सफलता प्राप्त कर ले रहा है, तो एक तरह से उसमें पॉजिटिविटी आने लगती है और जो स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट है उससे सफलता पाने के बाद पर्सन मैच्योर हो जाता है, एक तरह से तैयार हो रहता है दूसरे स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट से लड़ने के लिए। लेकिन अगर वो नहीं तैयार हो पाया या नहीं प्रिपेयर हो पाया या समस्या का समाधान नहीं कर पा रहा है, तो उसे भाग जाने के लिए भी तैयार करती हैं। हंस सेली ने भी इसे अलार्म रिस्पॉन्स भी कहा है, क्योंकि जो भी आपके रिस्पॉन्स होते हैं वो व्यक्ति को परिस्थिति से भिड़ जाने भाग जाने के लिए तैयार करती हैं। इसी के आधार पे मैंने आप लोगों से भी बात की थी कि जो उन्होंने हंस सेली जी एस की भी बात कर दी। तो यहाँ जब भी व्यक्ति तनाव उत्पन्न करने वाली परिस्थिति या घटना, जिसे मैंने कहा कि स्ट्रेसस कहा जाता है, जब भी उससे घिरता है तो उसके प्रभाव में वो ज़रूर आ जाता है। उसके प्रभाव के कारण, यानी स्ट्रेसर्स जो है उसके प्रभाव के कारण उसमें शारीरिक परिवर्तन होते हैं, और ये जो शारीरिक परिवर्तन होते हैं यही आपका अलार्म रिएक्शन होता है। जो ये अवस्था होती है इसमें व्यक्ति का जो शरीर है अपने आप को जो स्ट्रेसस है उसके प्रति एक तरह की इमीडिएट रिस्पॉन्स के लिए प्रिपेयर करता है। यानी कहने का अर्थ है कि जब भी व्यक्ति के सामने स्ट्रेसस उत्पन्न होता है, स्ट्रेसफुल जो परिस्थिति है वो आ जाती है, तो इसके आने से जो व्यक्ति होता है वो इमीडिएट रिस्पॉन्स करने के लिए, तात्कालिक अनुक्रिया करने के लिए एक तरह से तत्पर हो जाता है। और इस समय पर्सन में सिंपैथेटिक नर्वस जो सिस्टम है वो भी उत्तेजित हो जाता है। यानी कहने का अर्थ है कि जब भी व्यक्ति के सामने तनावपूर्ण परिस्थिति उत्पन्न होगी तो व्यक्ति में इमीडिएट जो रिस्पॉन्स है वो करने के लिए वो तत्पर हो जाता है। साथ ही जो उसका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो भी एक्टिव हो जाता है, और इन दोनों के एक्टिव होने से जो व्यक्ति है वो जो स्ट्रेसर्स है उसकी चुनौती या धमकी से निपटने के लिए एक तरह से तैयार हो जाता है। ये जो अवस्था होती है ये पर्सन में कहें तो दो सब स्टेज में भी इसको
कन्वर्ट किया जा सकता है, जिसमें कि हम बात करेंगे आघात अवस्था और प्रतिघात अवस्था। आघात अवस्था, जिस समय कि पर्सन में ये उत्पन्न होता है, यानी जब भी पर्सन के सामने स्ट्रेसर्स आ जाते हैं, स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट आ गया या स्ट्रेसफुल आपकी कहें तो स्टिमुलस प्रेजेंट हो गया है, तो इस स्टेज में जो आपकी शॉकिंग फेज़ है, शॉकिंग फेज़ में जो पर्सन होता है, उसमें जो स्ट्रेसर्स है वो पहली बार सामना कर होने पर एक तरह से कहें तो शारीरिक कहें तो शॉक लगता है व्यक्ति को, जिसमें कि उसका जो बॉडी है उसका टेम्परेचर काफ़ी बढ़ जाता है। साथ ही जो बीपी है, उसकी ब्लड प्रेशर जो होता है वो लो हो जाता है। यानी कहने का अर्थ है कि जब भी पर्सन के सामने स्ट्रेसस उत्पन्न होते हैं या स्ट्रेसफुल स्टिमुलस आ जाते हैं, तो पर्सन में शॉक फेज़ पहले आती है। शॉक फेज़ में जब पर्सन के कहने का अर्थ है कि एक तरह से शॉक लगता है उसे स्ट्रेस से की वजह से, तो जो शॉक लगता है उस शॉक में पर्सन के सामने जो शरीर है जो उसका वो काफ़ी उसका जो बॉडी टेम्परेचर है वो काफ़ी डाउन हो जाता है, बीपी लो हो जाती है, हार्ट बीट कम हो जाती है, और साथ ही जो उसकी मांसपेशियां हो सुस्त हो जाती हैं। ये शॉकिंग फेज़ होती है। यानी जैसे ही फुल स्टिमुलस जो है पर्सन के सामने आता है, तो ये सारी क्रियाएं होनी शुरू हो जाएंगी। अब ये जो क्रिया हुई है या उसकी बॉडी में जो ये चेंजेस हो रहे हैं, ये जो फिज़िकल रिएक्शन हुए हैं उसकी बॉडी में, इसके ठीक तुरंत बाद जो आपके कहें तो काउंटर शॉक फेज स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि शॉक पहले लगा, जिसकी हमें उम्मीद नहीं थी वो हो गया। तो जिसकी उम्मीद नहीं थी पहले से वो चीज़ें हमारे सामने आ गई हैं, जाहिर सी बात है कि वो हमको स्ट्रेस ज़्यादा देगी। तो ऐसे स्ट्रेसफुल स्टिमुलस की वजह से जो हमारे अंदर जो हमारे फिज़िकल रिएक्शन में कहें तो हो रहे हैं, या जो हमारी बॉडी में जो चेंजेस हो रहे हैं वो होंगे। अब हम उसके बाद काउंटर शॉक फेज में आते हैं। जब भी हम काउंटर शॉक फेज में आते हैं, तो ये जब अवस्था उत्पन्न होती है, तो ये शरीर में एक तरह से हमारी इम्यून सिस्टम को जो है वो बढ़ा देती है। ठीक है, तो यहाँ जो हमारे कहें तो डिफेंस मैकेनिज्म वाली बात यहाँ पे आ जाएगी अकॉर्डिंग टू फ्रायड। अगर बात करें तो वैसे तो इम्यून सिस्टम जो है वो हमारा स्ट्रांग होगा, ताकि हम अपने आप को इतना मेच्योर कर पाएँ, इतना मजबूत कर पाएँ कि हम उससे लड़ सकें जो स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट है। तो ये हमारे रक्षा जो प्रक्रम है उनको बढ़ा देता है। आपकी काउंटर शॉक फेज जो है, इसमें जो सभी तरह की आपकी कहें तो आपातकालीन जो अनुक्रियाएँ, इमरजेंसी जो रिस्पॉन्स हैं वो होने लगते हैं। जो भी मैंने कहा आप लोगों से कि हार्ट बीट जो है, आपके बीपी जो है, जो श्वसन गति है, उसमें सब में आपकी एक तरह से तीव्रता आने लगती है। इसका परिणाम ये होता है कि पर्सन जो है वो जो स्ट्रेसर्स है उससे निपटने के लिए एक तरह से अपने अंदर प्रतिरोध की क्षमता, रेजिस्टेंस जो कैपेसिटी होती है वो अपने अंदर बढ़ाने लगता है। ठीक है, तो ये जो रेजिस्टेंस कैपेसिटी है व्यक्ति में जब बढ़ने लगती है, तो वो उस स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट से खुद को प्रिपेयर कर लेता है। यानी अब वो उसे ये फील होता है कि अब हम इस इन्वायरमेंट से लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, अब इसका मुझ पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं पड़ने वाला है। ये जो फेज़ आपकी होती है एक तरह से आपकी इमरजेंसी रिस्पांस के दौरान होती है, लेकिन जब भी इन्वायरमेंट पर्सन के सामने आएगा तो उसके प्रति कोई न कोई अनुक्रिया ज़रूर करता है, और उस स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट के प्रति जो उसकी पहली अनुक्रिया होगी वो शॉकिंग फेज़ होगी, दूसरी फेज़ होगी तो वो काउंटर शॉक फेज़ होगी। ये आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, इसके बाद जो बॉडी है, पर्सन की जो बॉडी है, उसके सामने जब स्ट्रेसर्स जो होते हैं उसकी मौजूदगी अगर बनी हुई है, यानी कहने का अर्थ है कि शॉकिंग फेज़ आई, पर्सन थोड़ा सा नर्वस हुआ, फिर काउंटर शॉक फेज आई, पर्सन प्रिपेयर हो गया स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट से लड़ने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर्सन स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट से लड़ने के लिए एकदम तैयार हो चुका है, तो उसकी बॉडी में कुछ चेंजेस मैंने कहा अभी कि वो सारी चीज़ें उसमें परिवर्तित होने लगेंगी, यानी कुछ इमरजेंसी रिस्पॉन्स पर्सन में आएंगे। इमरजेंसी रिस्पॉन्स पर्सन में बढ़ा, उसकी बॉडी प्रिपेयर हुई स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट से लड़ने के लिए, लेकिन जब ये स्ट्रेसर्स यानी जो स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट है या स्ट्रेसफुल जो स्टिमुलस है वो पर्सन के सामने इसके बावजूद अगर बना हुआ है,
काफ़ी दिनों तक बना हुआ है, तो आपकी जो रेजिस्टेंस स्टेज है वो शुरू होती है। यानी कहने का अर्थ है कि जो बॉडी है वो एक तरह से अपनी प्रतिरोधक जो क्षमता होती है उसको और बढ़ाने की कोशिश करती है। ठीक है, जहाँ जो आपका शरीर है वो आपकी स्ट्रेसेस की निरंतर मौजूदगी से उसमें कुछ प्रभाव जो हैं अवरुद्ध होने लगते हैं। यानी कहने का अर्थ है कि जब पर्सन स्ट्रेसफुल स्टिमुलस से लगातार घिरा हुआ है, घिरने के बाद जब वो उससे लड़ने के लिए तैयार होने लगता है, तो उसमें आपकी काउंटर शॉक फेज स्टार्ट हो जाती है। काउंटर शॉक फेज जब उसमें शुरू हो गई तो वो अपने आप को प्रिपेयर कर लेता है उस इन्वायरमेंट से लड़ने के लिए। ठीक है, लेकिन अगर आपके जो आसेधक हैं, जो स्ट्रेसर्स हैं, लगातार इसके बावजूद जारी हैं, तब जो आपके स्ट्रेसर्स हैं उनकी मौजूदगी जब लगातार व्यक्ति के सामने वो बनी हुई होती है, तो शरीर में जो आपके स्ट्रेस से लड़ने के लिए एक तरीके से कहें तो जो इन्वायरमेंट था, जो बॉडी प्रिपेयर हो रही थी, वो बॉडी प्रिपेयर नहीं होगी, बल्कि बॉडी में जो हार्मोन्स वगैरह रिलीज़ हो रहे थे जो कि आपको स्ट्रेस से लड़ने के लिए तैयार कर रहे थे, वो अवरुद्ध हो जाते हैं। यानी उनमें रुकावट उत्पन्न होने लगती है। ठीक है, इसी अवस्था में आपके कुछ जो हार्मोन्स हैं, दूसरे हार्मोन्स, वो रिलीज़ होने लगते हैं। ये जो आपके हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं, इनसे एक तरीके से कहें तो जो आपकी प्रतिरोध अवस्था होती है उसकी मात्रा में वृद्धि हो जाती है। यानी कहने का अर्थ है कि हार्मोन्स के सहारे शरीर अपने कुछ जो मुख्य जो प्रक्रम होते हैं, जो प्रोसेस होते हैं, उनको मजबूत करने की कोशिश करता है, और वो स्ट्रेसेस के प्रभाव को जो स्ट्रेसेस के जो प्रभाव पड़ रहे हैं वो उससे अपने आप को बचाता है। यानी कहने का अर्थ है कुल मिलाकर के यहाँ पर कि शरीर में जो हार्मोन्स आपके रिलीज़ होते हैं, जो इससे पहले स्ट्रेसफुल जो इन्वायरमेंट लगातार आपके सामने जब बना हुआ है, तो शरीर के कुछ जो हार्मोन्स होते हैं वो धीरे धीरे कम होने लगते हैं या उसमें बाधा पहुँचाता है ये स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट। तो वो जो उत्पन्न प्रभाव थे उसको एक तरह से अवरोधित कर रहा है। ठीक है, इस अवरोध की अवस्था में शरीर के जो कुछ हार्मोन्स हैं वो दूसरे हार्मोन्स जो है वो रिलीज़ होने शुरू हो जाते हैं, जिनसे प्रतिरोध की जो मात्रा होती है उसमें वृद्धि हो जाती है। ठीक है, किसकी प्रतिरोध की मात्रा है? स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट से। तो यहाँ प्रतिरोध की जो मात्रा होती है जब उसमें वृद्धि हो जाती है, यानी हार्मोन्स के सहारे व्यक्ति अपने जो शरीर है उसके जो रक्षा प्रक्रम है उसे और मजबूत बनाने की कोशिश करता है, ताकि वो जो आपके स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट है उसका प्रभाव शरीर पर कम से कम पड़े। यानी हार्मोन्स जब रिलीज़ होता है तो जो शरीर है उस हार्मोन से अपने आप को बचाने के लिए कुछ रक्षा प्रक्रम को बनाने की कोशिश करता है, ताकि शरीर पर जो तनाव है उसका प्रभाव कम पड़ सके। या इसके अंतर्गत आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड है। पिट्यूटरी ग्लैंड के कुछ जो आपके सेल होते हैं उनके द्वारा, जो आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड के कुछ सेल हैं उनके द्वारा कहें तो हमारे ब्लड में एक विशेष तरह का जो हार्मोन्स है, एडिनोकार्डियोट्रोपिक हार्मोन्स, वो रिलीज़ होना शुरू हो जाता है। यहाँ ध्यान दीजिएगा कि जब भी आपकी बॉडी में ऐसी कंडीशन आएगी, यानी स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट बना हुआ है और आपकी काउंटर शॉकिंग फेज जो है वो भी पूरी हो रही है, इसके बावजूद जो स्ट्रेसर्स हैं वो व्यक्ति के सामने बने हुए हैं, तो स्ट्रेसर्स इसके बावजूद अगर व्यक्ति के सामने बने हुए हैं तो बॉडी उससे लड़ने के लिए दूसरी तरीके से भी अपने आप को तैयार करती है, ताकि जो प्रतिरोध की अवस्था है या जो हमारी कहें तो जो डिफेंस मैकेनिज्म है, हम उससे अपने बॉडी जो है रक्षा प्रक्रम को बढ़ाने की कोशिश करती है, ताकि तनाव का प्रभाव शरीर पर कम से कम पड़े। इस स्थिति में जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो एक्टिव हो जाती है। ठीक है, तो जो आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड एक्टिव हुई है, वो पिट्यूटरी ग्लैंड आपके शरीर में जो ब्लड है उसमें एक विशेष तरीके का जो हार्मोन्स है ACTH, एडिनोकार्डियोट्रोपिक हार्मोन्स, विशेष रूप से हार्मोन्स जो होता है वो रिलीज़ होने लगता है। इसमें ऐसे कई प्रकार के हार्मोन्स जो हैं जो शरीर में रिलीज होते हैं, ताकि बॉडी को वो कहें तो एक तरीके से लड़ने के लिए तैयार कर सके, या जो तनावपूर्ण परिस्थिति है उससे शरीर का बचाव कर सके। ये दोनों तरीके से होता है। तो जब एडिनोकार्डियोट्रोपिक हार्मोन्स आपका जो है वो रिलीज होना शुरू हो जाता है,
तो जो शरीर है एक तरह से उसकी रक्षा होनी शुरू हो जाती है। जो एडिनोकॉर्टियोट्रोपिक हार्मोन्स है, ये इसका जो सिक्रेशन है वो अंशतः एक दूसरे तरह के रासायनिक पदार्थ जिसे हम कार्डियोट्रोपिक रिलीजिंग फैक्टर कहते हैं और उसके द्वारा वो रिलीज होना शुरू होता है। यानी कहने का अर्थ है कि जब भी हम ACTH की बात करेंगे तो उसमें एक दूसरे तरह के जो रासायनिक पदार्थ, जो मैंने कहा अभी, कॉर्टिकोट्रोपिक जो रिलीजिंग फैक्टर है, इसको CRF कहा जाता है, कॉर्डियोट्रोपिक रिलीजिंग फैक्टर CRF इसे कहा जाता है। ये आपके हाइपोथैलेमस में उत्सर्जित होता है और इसी के द्वारा नियंत्रित आपका ACTH होता है। क्लियर हो रहा है यहाँ पर? अभी मैंने कहा कि जो आपका CRF है, कॉर्डियोट्रोपिक रिलीजिंग फैक्टर जो है, वो हाइपोथैलेमस में उत्सर्जित होता है और उसी के द्वारा आपका ACTH जो है वो नियंत्रित किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ जो आपका स्ट्रेसर्स है, आसेधक जो है आपका, उससे हाइपोथैलेमस उत्तेजित होता है। यानी पहली प्रक्रिया क्या होती है कि स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट या स्टिमुलस, वो पहले किसको एक्टिव कर रहा है? हाइपोथैलेमस को। ठीक है, हाइपोथैलेमस जब एक्टिव हो जाता है तो उसके एक्टिव होने से जो आपका कॉर्टियोट्रोपिन रिलीजिंग फैक्टर है वो रिलीज़ होना शुरू हो जाता है। ठीक है, CRF कॉर्टियोट्रोपिन रिलीजिंग फैक्टर, ये आपका रिलीज़ होना शुरू हो जाता है। जब CRF की अधिक मात्रा रिलीज हो जाती है तो ये पीयूष ग्रंथि यानी पिट्यूटरी ग्लैंड में भेज दिए जाते हैं। यानी CRF जो है वो पिट्यूटरी ग्लैंड में भेज दिए जाएंगे। ये पिट्यूटरी ग्लैंड में जब जाते हैं, जो आपके CRF हैं, जब ये पिट्यूटरी ग्लैंड में जाएंगे तो वहाँ ACTH यानी एड्रेनोकॉर्टियोट्रोपिक हार्मोन जो है उसके लेवल को ये बढ़ा देते हैं और ये ACTH यानी एड्रेनोकॉर्टियोट्रोपिक जो हार्मोन्स है वो ब्लड में बढ़ जाता है। यानी ब्लड में ACTH की जो मात्रा है वो बढ़ जाती है। ACTH की ये जो मात्रा है ब्लड में अधिक होती है, जो बढ़ गई है, इससे जो आपका स्ट्रेसर्स है उसके प्रभाव शरीर पर कम होने लगते हैं। क्लियर हो रहा है यहाँ पे? यानी सबसे पहले क्या होगा, स्ट्रेसर्स जो है वो व्यक्ति के सामने आएगा। यानी स्ट्रेसफुल जो इन्वायरमेंट है या परिस्थिति है, जो उद्दीपक है, वो व्यक्ति के सामने आएगा। व्यक्ति के सामने आने पर जो व्यक्ति का मस्तिष्क है, स्पेसिफिक यहाँ फोरब्रेन की मैं बात करूँगी, जिसका स्पेसिफिक पार्ट आपका हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस एक्टिव हो जाता है। हाइपोथैलेमस जैसे ही एक्टिव होगा वो जो कॉर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग फैक्टर है उसको रिलीज़ करना शुरू कर देता है। जब अधिक मात्रा में आपका कॉर्टिकोट्रोपिक जो रिलीजिंग फैक्टर है वो अधिक मात्रा में जब रिलीज़ हो जाता है तो वो सीधा पहुंचता है आपके पिट्यूटरी ग्लैंड में। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड में जब ये पहुंचता है तो वहाँ आपके एडिनोकॉर्डियोट्रोपिक हार्मोन्स जो हैं वो रिलीज़ होना शुरू हो जाता है, क्योंकि CRF जो है स्टिमुलेट करता है इसको पीयूष ग्रंथि को, पिट्यूटरी ग्लैंड को, कि वो आपके एडिनोकॉर्डियोट्रोपिक हार्मोन्स को रिलीज़ करे। जब एडिनोकॉर्डियोट्रोपिक हार्मोन्स आपका रिलीज़ होना शुरू हो जाता है तो एडिनोकॉर्डियोट्रोपिक हार्मोन्स जो है वो रिलीज़ होकर के सीधे ब्लड में मिलता है। जब ब्लड में मिलता है तो ये पूरी बॉडी में फैलना शुरू हो जाता है। ठीक है, ACTH की जब मात्रा ब्लड में अधिक हो जाती है तो जो स्ट्रेसर्स होते हैं उसके प्रभाव को ये कम कर देता है। यानी जितना ज़्यादा प्रभाव शरीर पर तनाव का पड़ रहा था या तनावपूर्ण परिस्थिति का पड़ रहा था, ACTH जब ब्लड में आ गया तो उसका जो प्रभाव है वो काफ़ी कम हो जाता है या रोका जा सकता है ACTH के कारण। ठीक है, इस तरह से जो आपका रेजिस्टेंस लेवल है वो काफ़ी बढ़ जाता है। यानी प्रतिरोधक जो क्षमता होती है शरीर की वो बढ़ जाती है। किसकी वजह से? ACTH की वजह से। और ACTH आपका रिलीज़ हो रहा है पीयूष ग्रंथि से। पीयूष ग्रंथि की इसको स्टिमुलेट करने के लिए कौन फोर्स कर रहा है? हाइपोथैलेमस का CRF। क्लियर है? तो ये जो आपकी रेजिस्टेंस लेवल जो आपकी बढ़ी है उस वजह से आपके शरीर जो है वो एक तरह से कहें तो रक्षा कवच का कार्य कर रहा है। ठीक है, अब ACTH जो है वो एड्रिनल ग्रंथि के जो कॉर्टेक्स हैं उसको उत्तेजित करेगा, क्योंकि ब्लड में आ चुका है ACTH। तो एड्रिनल ग्रंथि जो है उसके कॉर्टेक्स को जब ये स्टिमुलेट करता है तो उससे कॉर्टिसोल जो हार्मोन्स है वो ब्लड में आने लगता है। ठीक है,
आपको पता ही होगा कि एड्रिनल की कॉर्टेक्स से कॉर्टिसोल निकलता है। तो कॉर्टिसोल जब हार्मोन्स रिलीज होता है ब्लड में, तो इससे भी आपके जो स्ट्रेसर्स हैं उसके प्रभाव जो होते हैं कम हो जाते हैं, यानी शरीर में जो स्ट्रेसर्स है उससे लड़ने की जो क्षमता होती है वो बढ़ने लगती है। लेकिन इस हार्मोन्स के कहें तो अगर इसका अधिकतम जो लेवल है, अगर वो शरीर में काफ़ी दिनों तक बना हुआ है, काफ़ी देर तक बना हुआ है, तो इसका प्रभाव ये होता है कि शरीर एक तरह से कहें तो इसका अपोजिट प्रभाव पड़ने लगता है, यानी शरीर के लिए हानिकारक सिद्ध होता है। कुछ समय के लिए तो ये तनावपूर्ण परिस्थिति से बचाने के लिए शरीर को तैयार कर देता है, लेकिन अगर ये जो लेवल है वो काफ़ी देर तक बना हुआ है पर्सन में, तो उसका हानिकारक प्रभाव पड़ता है। और इस अवस्था में, यानी जब इस कॉर्टिसोल भी सिक्रेट हो रहा है बॉडी में, एसीटीएच भी सिक्रेट हो रहा है बॉडी में, तो ऐसी जो स्टेज है उसमें व्यक्ति के सामने कोई दूसरा स्ट्रेसर्स आ जाता है, तो इस दूसरे स्ट्रेसर्स के प्रति जो व्यक्ति की प्रतिरोध शक्ति होती है वो कम हो जाती है। ठीक है, यानी कहने का अर्थ है कि जब भी व्यक्ति के सामने कोई स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट आता है, उस स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट के लिए बॉडी में ये सारे बायोलॉजिकल चेंजेस होने शुरू हो गए हैं। यानी हाइपोथैलेमस एक्टिव हुआ, उसने सीआरएफ को रिलीज़ किया, सीआरएफ जाकर के पिट्यूटरी ग्लैंड को फोर्स किया, उसे एसीटीएच निकला, एसीटीएच जाके एड्रिनल कॉर्टेक्स को फोर्स किया, उसे कॉर्टिसोल निकला। तो ये जो कॉर्टिसोल है, जो एसीटीएच है, जो सीआरएफ है, इस बॉडी में इसकी जो मात्रा होती है वो बढ़ने लगती है। वो स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट से पर्सन का बचाव तो करती है, लेकिन जब लगातार इन्वायरमेंट स्ट्रेसफुल ही बना हुआ है तो ये सारे हार्मोन्स जो होते हैं वो शरीर के लिए पर एक तरह से उल्टा प्रभाव डालने लगते हैं, विपरीत प्रभाव पड़ने लगता है, यानी हानिकारक हो जाते हैं। और इस अवस्था में अगर व्यक्ति के सामने कोई नया स्ट्रेसस जो है वो अगर आ जाता है, तो इसके कारण जो शरीर की प्रतिरोध शक्ति होती है वो कम होने लगती है। और अगर हम बात करें कि ऐसे जो आपके ओरिजिनल जो स्ट्रेसर्स हैं और साथ ही आपके जो नए स्ट्रेसर्स हैं, ये दोनों ही अगर व्यक्ति के सामने उत्पन्न हो गया, यानी पहले से ही पर्सन स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट से घिरा हुआ है और उसके बाद कोई नया स्ट्रेस और आ गया, तो जो पर्सन की कहें जो बॉडी जो है लड़ने की जो क्षमता होती है, जो उसके प्रति अनुक्रिया करने की जो क्षमता होती है, वो शरीर में घटने लगती है और एक तरह से जो पर्सन होता है वो शिथिल पड़ जाता है, क्योंकि सारे हार्मोन्स जब लगातार बने हुए होते हैं, जब लगातार इंक्रीज़ कर रहे होते हैं, तो व्यक्ति में एक तरह से कहें तो शिथिलता बढ़ने लगती है। अब ये जो शिथिलता है वह कहें तो इतनी अधिक बढ़ जाती है कि पर्सन निष्क्रिय हो जाता है, उसे लगता है अब कुछ नहीं हो सकता, यानी स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट से पर्सन अब एक तरह से हार मान रहा है, तो पर्सन निष्क्रिय होगा और निष्क्रिय और शिथिलता की स्थिति में वो धीरे धीरे कहें तो वहीं कि उसकी बॉडी का टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ने लगता है और पर्सन एक तरह से बीमार की स्थिति में पड़ने लगता है, यानी अभी उसे ये फील होने लगेगा कि अब हम बीमार हो गए हैं। अक्सर देखा भी जाता है कि जब भी हम स्ट्रेसर्स जो इंट्रोड्यूस जो हार्मोन्स होते हैं, आपके जो ऐसे स्ट्रेसर्स होते हैं जिसकी वजह से हार्मोन्स जो उत्पन्न हो रहे हैं, उसका जो लेवल है, जो हार्मोन्स आपकी बॉडी को तो प्रिपेयर करते हैं, लेकिन जब इनका लेवल काफ़ी अधिक बढ़ जाता है और काफ़ी दिनों तक व्यक्ति में बना रहता है, काफ़ी समय तक बना रहता है, तो इस वजह से पर्सन को एक तरह से जो आंत का घाव कहा जाता है, आपका पेप्टिक अल्सर, उसके बनने की संभावनाएं होती हैं जो बढ़ जाती हैं, क्योंकि बॉडी में ये हार्मोन्स आपके काफ़ी दिनों तक जब रुक जाते हैं, क्योंकि वो तो आपकी बॉडी को एक तरह से प्रतिरोधक क्षमता प्रदान कर रहे हैं, लेकिन प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करने के साथ ही जब ये लगातार आपके शरीर में बने हुए हैं तो उससे बॉडी का टेम्परेचर तो बढ़ता ही है, साथ में पर्सन में जो पेप्टिक अल्सर की संभावनाएं होती हैं वो बढ़ जाती हैं। दमा, हाई ब्लड प्रेशर, कैंसर, इनकी समस्या जो संभावनाएं बढ़ जाती हैं, डायबिटीज़ जैसी समस्याएं होती हैं वो बढ़ जाती हैं। ये कहने का अर्थ है कि जो भी आपकी बॉडी में जो ऐसे हार्मोन्स रिलीज़ हो रहे हैं, जो आपकी कहें तो जो प्रतिरोध शक्ति है उसको बढ़ा रहे हैं तनावपूर्ण परिस्थिति से लड़ने के लिए, तो तनावपूर्ण परिस्थिति अगर लगातार बनी हुई है और उसी परिस्थिति में कोई दूसरी तनावपूर्ण परिस्थिति भी आ गई, यानी कहने का अर्थ है कि ओरिजिनल जो स्ट्रेसर्स था उसके साथ न्यू स्ट्रेसर्स दोनों आ गए, तो नए स्ट्रेसर्स के प्रति जो व्यक्ति की अनुक्रिया होती है, अनुक्रिया करने की कहें तो कोई रिस्पॉन्स देने की जो क्षमता है वो रह ही नहीं जाती,
और उससे पहले का जो आपका स्ट्रेसर्स था उससे पर्सन खुद अभी लड़ ही रहा है। तो जो हार्मोन्स हैं वो लगातार आपकी बॉडी में बने हुए हैं, ठीक है। ये जो हार्मोन्स लगातार आपकी बॉडी में जो बने हुए रहते हैं, इनके कारण, क्योंकि लगातार इनका बने रहना शरीर के लिए हानिकारक होता है, तो इन हार्मोन्स के बहुत दिन तक बने रहने के कारण जो पर्सन होते हैं उसमें पेप्टिक अल्सर, हाई ब्लड प्रेशर, कैंसर, डायबिटीज़ या कहें श्वास, ये सब जो रोग होते हैं वो बढ़ जाते हैं या उनके होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। पर्सन जो होता है काफ़ी शिथिल पड़ जाता है, अपने आप को रोक लेता है, कहें तो एक तरह से निष्क्रिय सा हो जाता है, उसे लगता है कि अब कुछ हो नहीं सकता। तो वो एक तरह से जो मेंटली कहें तो वो प्रिपेयर हो जाता है डिप्रेशन की कंडीशन के लिए, और डिप्रेशन की स्थिति कहें तो आ जाती है, और इसी स्थिति में व्यक्ति एक तरह से अपने आप को बीमार सा महसूस करने लगता है। तो यहाँ स्ट्रेसर्स, यहाँ बस ध्यान यही आपको रखना है कि ये जो सिचुएशन होती है, कभी कभी पर्सन की इसमें डेथ भी हो जाती है स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट की वजह से, लेकिन ये होता है कि पर्सन कैसे स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट को फेस कर रहा है, वो कैसे उसका मैनेजमेंट कर रहा है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि काफ़ी जो स्ट्रेस है उसके बावजूद भी अपने आप को फ्रीली फील करते हैं, बहुत ज़्यादा टेंशनाइज नहीं होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं छोटी छोटी भी समस्याएं आती हैं तो उसके लिए स्ट्रेसफुल हो जाते हैं। तो पर्सन मेंटली कितना प्रिपेयर है और कितना तैयार है अपने आप को समस्या परिस्थिति से लड़ने के लिए, ये ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है।